नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। महंगाई के ज़माने में अगर कोई भी आपसे ये कहे कि गरीब लोगों को खास तौर पर शहरी हिंदुस्तान में, अर्बन इंडिया में बिजली 50% मौजूदा दरों से कम पर मिले, सब खुश होंगे, सब चाहेंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा है जीवन जीने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह का कोई भी आइडिया या इस तरह का कोई भी प्रस्ताव या इस तरह का कोई भी फैसला सस्टेनेबल है, यानी कि ये बना रह सकता है। इसको आप मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए, बिजली की समस्याओं को देखते हुए इसको कायम रख सकते हैं। ये सवाल हम आज उठा रहे हैं। इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल आज जो अब अगले 1 घंटे में हम उठाएंगे वो ये है कि तो फिर अगर ये एक सफल फॉर्मूला साबित होता है तो क्या बाकी राज्य भी इसको फॉलो कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए। मैं बहुत ही जानकार लोगों के इस पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा। ये वाकई इस विषय को सब लोग समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समय की कमी रहेगी, लेकिन मैं सारे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात सरलता से रखें। मेरे साथ वी के मित्तल साहब हैं जो कि आपकी आम आदमी पार्टी की रिसर्च टीम के हेड हैं। इन्होंने बिजली के मसले पर सबसे ज़्यादा काम किया और अपनी पार्टी को उससे जुड़े सुझाव दिए। नरेंद्र तनेजा, आपको सबको पता है, एक पावर एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे और लंबे समय से इस विषय को समझते हैं। बीबी तिवारी साहब हैं जो कि मेंबर रहे हैं दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के और एक सलाहकार की भूमिका में भी रहे हैं। विजय गोयल साहब को आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में से हैं। सुरेश प्रभु हैं जो कि पूर्व पावर मिनिस्टर रह चुके हैं एनडीए की सरकार में, और बहुत सारे फैसले लेने के लिए सुरेश प्रभु को तब क्रेडिट किया जाता है। संजय निरुपम मौजूद है जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि 15% आप भी दरों को कम करिए। लेकिन ये सब कुछ क्या वाकई संभव है? वी के मित्तल साहब, आपसे शुरू करूंगा। क्या ये संभव है? अगर कोई 50%, 400 यूनिट से कम की अगर हम बात करें, 500 यूनिट से कम की बात करें, वो अलग मसला है, लेकिन क्या ये आइडिया चल सकता है? अभियान ये आइडिया चल सकता है, तभी इसका प्रस्ताव दिया आपने, पार्टी ने दिया। ठीक है। और एक हमारा एक इनफॉर्मल ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, उसमें पुराने रेगुलेटर्स भी हैं, वकील भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं और सोशल साइंटिस्ट भी हैं। इस मसले के ऊपर हमने 2 साल तक लगातार इस पर डिबेट की, डिस्कशन किया। फिर एक हमने अप्रोच पेपर बनाया जो पार्टी को दिया। ये पार्टी के ऊपर था कि वो उसको इस्तेमाल करती है कि नहीं करती है। उससे ये जरूर निकला कि जो फ्रूगल कंज्यूमर्स हैं, हाँ, जो सबसे तबके के सबसे नीचे वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली 33 से लेकर 35% का रिडक्शन जरूर आराम से किया जा सकता है आज के सिनेरियो में भी। इसमें बिल्कुल उसके क्या किस तरीके से किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये संभव है। नहीं, जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये रहेगा कितने दिन फैसला। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक राज्य विशेष की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो पूरा राज्य भी नहीं है, आधा राज्य है, वहां पे अगर बात करें और उन कंपनियों की बात करें जो बिजली का निर्माण नहीं करते हैं, मात्र वितरण करते हैं, अब वो कैसे कहानी शुरू हुई एक अलग विषय है। लेकिन हमको यहाँ की, और दिल्ली एक संपन्न राज्य है, दिल्ली उड़ीसा बिहार की तरह जो है उस दर्जे पे नहीं है। दिल्ली की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग चाइना से भी ज्यादा है, तो एक संपन्न राज्य है। तो बहुत सी बातें वो दिल्ली सोच सकता है, लेकिन देश के अन्य राज्य नहीं सोच सकते। सोच वहां से आ सकती है। लेकिन अगर आप पूरा अर्थशास्त्र देखते हैं, बड़ी सिंपल सी मैं बात कह रहा हूं, आपके यहाँ दर्शक बैठे हैं, बिजली का निर्माण किससे होता है? उसके लिए हमको ईंधन की आवश्यकता होती है। अब मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे आपकी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 2 साल या 4 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कोयला क्या पहले से सस्ता हुआ है? क्या डीजल पहले से सस्ता हुआ है? क्या यूरेनियम पहले से सस्ता हुआ है? क्या नेचुरल गैस पहले से सस्ती हुई है? कोई भी ऐसी चीज नहीं। भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें वो महंगी हुई हैं। टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी की कीमत पहले से कम हुई है? पहले एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कितना मेगावाट, कितनी कॉस्ट आती थी, अब कितनी आती है?
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी यही लगभग कहानी है। ऑल्टरनेटिव की टेक्नोलॉजी सबसे महंगी है, सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है वो वैकल्पिक ऊर्जा की है। तो अगर आप ईंधन की कीमत देखिए, आप टेक्नोलॉजी की कीमत देखिए, पूंजी, क्या पूंजी सस्ती हुई है? ऐसा भी नहीं हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार वो भी बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, पूरे देश के अंदर है। अगर आप वो उसका मैं बोलता हूं उसका प्रीमियम आप लगा लीजिए, कितना लगाएंगे? 10%, 12%, अब 50% तो शायद नहीं लगेगा, है ना? तो लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये देखना होगा, होलिस्टिक पिक्चर अगर उठाकर देखते हैं, जिसमें ईंधन लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, एक्सपर्टीज लगाते हैं, वेरियस मॉडल्स लगाते हैं। राज्य बिजली का निर्माण लगभग 40% करते हैं, केंद्र की कंपनियां लगभग 30% करती हैं, प्राइवेट कंपनियां देश में लगभग 30% करती हैं। इन सबको एक टोकरी में डालते हैं और उसको हिलाते हैं और उसमें अलादीन का चिराग भी हम लगा देते हैं, तब भी 50% सस्टेनेबल बेसिस पे कम नहीं हो पाती। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर है, और मेरी वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, वो सिर्फ ईश्वर है। तिवारी साहब, क्या ये आइडिया बेच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जनता को संभव नहीं है ये सस्टेन करना? पहले तो मेरा सबों को नमस्कार जी। और सस्टेनेबल है लेकिन है। वक्त के संग ये सारी प्रतिक्रिया जो है इस बाइबल के अंदर है, ठीक है। जैसे एमबीबीएस के लिए ग्रेज एनाटमी होती है, जैसा तनेजा साहब ने कहा, जैसा मित्तल जी ने कहा, कई परसेंट जो है वो नीचे आने की उसमें चेष्टा करी जा सकती है। बीजेपी के राज में जिस टाइम विजेंद्र सिंह जी थे चेयरमैन डीआरसी के, उन्होंने तो ऑलरेडी 27-30% डिक्लेयर कर दिया था। अगर उस पीरियड को कंसीडर करा जाए और उसके बाद जैसे तनेजा जी ने कहा कि ये महंगा वो महंगा वो महंगा, वीरेंद्र सिंह ने 23% कहा था। 23% का जो था हाँ, वो ऑर्डर जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने, हाँ, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने माना नहीं था। 23% के साथ फिर आप वो भी लगाइए ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो है। उसके मोटा मोटी 30% आ जाता है। ठीक है, आज की तारीख में आई एम टॉकिंग, आज की तारीख में। ठीक है। अगर हम उसको भी बेस लेते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट सेट करते हैं, जैसे तनेजा साहब ने कहा फॉसिल फ्यूल बढ़ गए, ये बढ़ गए, एवरीथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। आप देखिए आज के दिन में अगर आप 66 ईयर्स की बैलेंस शीट लीजिए तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? एग्रो इज फॉलिंग और सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है। सर्विस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके घर में और आपकी ये ऑफिस से बाहर जाएंगे तो सब लोग देखना, आप आपके घरों में बाहर जो तारें आती हैं 5 वायर्स होती हैं, ऊपर की 3 जो है आपके घर में जाती हैं और नीचे की 2 स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। उसमें बांस का डंडा लगा हुआ है। एक बांस के डंडे की लाइफ 100 ईयर्स से ऊपर होती है, जबकि एज पर दिस द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिवाइज वो कहता है जी उसमें लाइन अरेस्टर्स लगाओ। मैं सैंपल लेके आया हूं आपको दिखाने को, लेकिन नहीं लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, वहां से चोरी आसान होती है। नहीं, उसमें बांस का डंडा है, बांस का डंडा हिग्रोस्कोपिक होता है, पानी खींचता है, पानी खींचता है तो जब हीट आती है, धूप आती है तो वो ड्रॉप आपके केबल में चले जाती है जहां जॉइंट लगा है। वो जॉइंट में जाके वो आपका वापस एडी करंट भेजता है, आपका मीटर घूम जाता है। तो ये अगर लगाया जाएगा तो होगा नहीं कार्य। अगर आप इजाजत तो मैं दिखाता हूं आपको। बिल प्लीज दिखाइए, ये बड़ी दिलचस्प बात बताइए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताइए। अब आपने यहाँ से डाली ऊपर की वायर, यहाँ से दूसरी ऐसे करके। हाँ। अब अगर ये इसमें पानी बरसा हाँ। या नमी आई तो वो इन नालियों से नीचे गिर चली गई। हाँ। तो जब वो हीट हुआ, क्योंकि ये एबीएस का है, इसकी लाइफ 45 ईयर्स है, तो इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, बट वो नहीं लगाएंगे। मैंने तो लड़ झगड़ के अपने घर में लगाया। हाँ। आपको किससे लड़ना झगड़ना पड़ा इसके लिए? उनसे, डिस्कॉम से। डिस्कॉम से लड़ना पड़ा जी, वो लगाते ही नहीं थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात। मैं आऊंगा तिवारी साहब। देखिए, एक नई बात यहाँ पर विजय गोयल निकली है ये, और बहुत दिलचस्प है ये कि फिर ये पूरा क्या बिजली को लेकर सियासत और तमाशा हो रहा है? रियलिज्म नहीं है इसमें, हकीकत नहीं है इसके अंदर। मैं आपको ना सरल शब्दों में समझाता हूँ जी प्लीज।
पहले तो इस बाइबल के ऊपर ना तो कोई जिंदगी में अमल कर रहा और ना ये इलेक्ट्रिसिटी की बाइबल को सरकार कोई फॉलो कर रहा है। अच्छा, कोई नहीं कर सबसे बड़ा कारण ये है जी। ठीक है। जिस समय 2002 के अंदर ये बिजली कंपनियां आई थी तो उस समय उन्होंने दो बातें कही थी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द पीपल, और दूसरा ये कहा था सस्ती बिजली हम देंगे जी। हाँ, बिल्कुल इस सही बात प्लान है। के ऊपर हाँ, ये दोनों लोग आई पॉइंट थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि और उस समय आप प्राइवेटाइजेशन को उस लेकर समय बहुत आप बड़ी जानिए, बहस हुई थी उस उसके वक्त। बाद से लेकर पिछले 2 साल के अंदर 72% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई जी, 2 साल के अंदर। हाँ। और अभी इतनी बढ़ोतरी और इन्होंने पारित कर रखी है, अगर ये नई सरकार उसको देखेगी कि वो भी उनको पारित करनी पड़ेगी जी, किंतु वो अभी रोक रखे हैं। इन्होंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा दाम कम होंगे इसलिए कि हम बिजली की चोरी को रोकेंगे। दिल्ली विद्युत बोर्ड के समय में ये कहा जाता था कि 65% बिजली चोरी हो रही है जाके, जिसको ये 15% के ऊपर लेकर आ गए हैं। तो वो जो प्रॉफिट है वो कहां गया, इसके बारे में डीआरसी कुछ नहीं बनाती थी। इन बिजली कंपनियों के ऊपर एक नहीं, वो तो बिल्कुल आरोप है कि उसके पास जो सरप्लस बिजली बची वहां से वो किन कंपनियों को मिली और इन्होंने अपनी ही सिस्टर कंसर्न्स को वो बिजली दे दी, जो कि फिर बाजार में बेच दी गई। यह आरोप है, यह आम आदमी पार्टी का चार्ज है। वित्तल साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? ये 1% एक इशू है। पूरा ठीक है, हाँ, मैं हाँ, 1% बिजली की चोरी रोकने पर करोड़ों का फायदा होता है, करोड़ों का फायदा होता है। मित्तल साहब और रिकॉर्ड में देख के बता सकते हैं कि कितने एग्जैक्ट करोड़ का फायदा होता है जी, किंतु वो पास ऑन नहीं हो रहा जी। सवाल इस बात का नहीं है कि 50% का जी। हम भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 30% आपने कहा था 30% कम करेंगे। मित्तल साहब भी आज ये कह रहे हैं कि 33% तक कम किए जा सकते हैं जी। सवाल जो तनेजा साहब कहते हैं कि कोल महंगा हो गया और पावर सेक्टर के अंदर जो चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं, इसके कारण बिजली के दाम बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं उसके कारण जो दाम बढ़े हैं वो बढ़े, वो अलग है, मैं कोल की पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता जी। पर सवाल ये बिजली कंपनियां क्या कर रही हैं और डीआरसी क्या कर रही है। डीआरसी और बिजली कंपनियां अगर मिल जाएंगी, डीआरसी में अंदर आप रिटायर्ड लोग रखेंगे, डीआरसी के ऊपर फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए लोग ही नहीं होंगे, और डीआरसी अपने कागजों के अंदर यह लिखकर हमको आंसर देगी कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे ऑडिट कर दीजिए, किंतु वो ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं है, और डीआरसी उन्हीं कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर लेगी जो कि बिजली कंपनियों के कंसल्टेंट हैं। मेरे साथ संजय निरुपम और सुरेश प्रभु भी मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, 6 मई का ये बयान है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप उसकी बात करें, जहां पर उन्होंने कहा था स्टेट शुड बेयर कॉस्ट ऑफ पास सब्सिडी नॉट डिस्कॉम्स, कि अगर बिजली में आप सब्सिडी ला रहे हैं तो राज्यों को एक बात बताना उसका खर्च उठाना चाहिए, डिस्कॉम्स को नहीं। सब्सिडी कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। ठीक है। सब्सिडी तो एक इलेक्शन प्रॉमिस था, सब्सिडी नहीं था कि उन्होंने कहा 50% हम दाम कम करेंगे, तो उन्होंने 50% जो दाम कम किए वो सिर्फ 400 यूनिट तक किए, और उसमें भी पिछली सब्सिडी भी शामिल कर लीजिए। ये नहीं है जैसे मेरे को 2 रुपए 70 पैसे के अंदर बिजली मिलती थी, तो अब मुझे 1 रुपए 35 पैसे में मिलनी चाहिए थी जी, किंतु अभी वो नहीं हुआ, पिछली सब्सिडी को भी काउंट कर लिया गया। सब्सिडी से तो टैक्स पेयर्स का मनी आपने डिस्कॉम्स को दे दिया जी। डिस्कॉम्स ने 1 पैसा अपना कम नहीं किया जी, आपने टैक्स पेयर्स का जो मनी था उसको डिस्कॉम्स को दे दिया। संजय निरुपम, 2 इंपॉर्टेंट बातें जब आपने उठाई, जब आपने कहा कि महाराष्ट्र में आपने चिट्ठी लिखी और कहा कि 10 साल में 4 बार जो है वो बिजली के दाम मुंबई में बढ़े हैं, और दूसरी बात आपने कही जो मेरे हिसाब से और भी ज्यादा अहमियत रखती, मैं एक और कार्यक्रम में आपसे पूछ चुका हूं ये बात, जब आपने कहा कि एक इंक्वायरी हो इस बात की जांच करने के लिए कि कीमत का स्ट्रक्चर, कीमत की रूपरेखा और प्राइसिंग मैकेनिज्म, यानी कि कीमत तय करने की रूपरेखा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अडॉप्ट की, हासिल की, ये कैसे बनी? ये 2 गंभीर मसले क्यों उठा रहे हैं संजय आप? अभिज्ञान में 2-3 बातें इस बारे में आपको कहना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। पहली बात तो 2003 में जो प्राइवेटाइजेशन किया गया वो आधा अधूरा प्राइवेटाइजेशन है, और कहीं ना कहीं उस कानून को बनाने के पीछे रिलायंस को एक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य दिखता है। वरना जो बीएससीएस कंपनियां दिल्ली में और मुंबई में हम लोगों को बिजली सप्लाई करती थी, वो जिस भाव पे करती थी वो रातों रात 5 गुना 4 गुना नहीं बढ़ता। जो तकलीफ दिल्ली की है वही तकलीफ मुंबई की है। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन के बाद बार बार हमको पाठ पढ़ाया गया कि रेगुलेटर ही प्राइस तय करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलेटर और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की साठगांठ है। रेगुलेटर के ऊपर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं रह गया, और सरकारें हताश तमाशा देख रही हैं।
तो अब समय आ गया है कि सरकार को उस रेगुलेटर की नाक में नकेल कसनी चाहिए। तीसरी बात जो यहां पर सब्सिडी के ऊपर चर्चा कर रहा है, मेरी तो साफ साफ भूमिका है कि अगर किसी भी क्षेत्र को आपने सब्सिडाइज कर प्राइवेटाइज कर दिया तो वहां पर सब्सिडी जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि तात्कालिक तौर पर अगर लोगों को रिलीफ देना है तो सब्सिडी के अलावा कोई विकल्प नहीं हमारे सामने। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो सप्लाई करने वाली कंपनियां, जिसको आप डिस्कॉम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, उन कंपनियों के कामकाज की एक सही ढंग से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यही बिजली खरीदती है, यही बिजली की प्राइस तय करती है, और वो जो प्राइस तय करती है उसके ऊपर रेगुलेटर अपना ठप्पा लगा देता है। तो ऐसे में कंपनियों की नाक में नकेल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का मैकेनिज्म हो। कहां से बिजली लेते, कितने में लेते, हमको क्या देते, और हमें जो दे रहे हैं उसमें कौन कौन से खर्च आप डाल रहे हैं। फॉर एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, हमारे यहां जो रेगुलेटरी एसेट चार्ज लगाया जाता है 10% पूरे बिल के ऊपर, वो रेगुलेटरी एसेट चार्ज क्या है? मैंने रिलायंस वाले से पूछा क्या है भाई, तो साहब ये ऑपेक्स है और कैपेक्स है। मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, यानी इस कंपनी का जो ऑपरेशनल खर्चा है वो, और कैपेक्स है यानी जो इसने केबल डाला, ट्रांसफार्मर डाला। ये मैंने कहा तुम्हारे कंपनी का ऑपरेशनल खर्च मैं क्यों झेलूं? तुम्हारे कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो मैं एक कंज्यूमर के तौर पर इसे क्यों बर्दाश्त करूंगा? मैं सुरेश प्रभु के पास नहीं जा पाऊं। संजय ने अपने पॉइंट्स बहुत क्लैरिटी से रखे। प्राइवेटाइजेशन सुरेश प्रभु जो हुआ, क्या बुनियादी तौर पर उसमें प्रॉब्लम है, समस्या है पूरी निजीकरण की प्रक्रिया में? जी, हमारे कुछ मित्र हैं वो जानबूझ के राजनीति लाकर इस बात को राजनीति के तौर से बताना चाहते हैं। उनको बताना चाहता हूं कि 2002 में निजीकरण दिल्ली का हुआ, तब दिल्ली में एनडीए की सरकार नहीं थी। कानून जो बना वो 2003 में बना। मुंबई की जो बात हो रही है, मुंबई में सबसे पहले निजी कंपनियां काम करी थी कितने सालों से, और मुंबई में भी उस समय जब वो कुछ भी हुआ हुआ तो उसमें भी मुंबई में कोई एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी। 15 साल से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, कांग्रेस की है। यहाँ पे दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार 15 साल तक थी। लेकिन ये राजनीति की तरफ से बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग राजनीति लाना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात कि ये तय करने का जो किराया, जो रेट्स है, टैरिफ है, वो तय करने के लिए सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें फ्यूल कॉस्ट क्या है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या आ रही है, और किस तरह से कितने प्रॉफिट, कितना मुनाफा प्राइवेट कंपनी ले रही है, उसकी पूरी जानकारी लोगों के सामने होनी चाहिए। जी, 2 मिनट में कुछ बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देना चाहता हूं। देखिए, जो इन तीनों इसमें काफी हद तक मैं संजय के साथ एग्री करता हूं कि रेगुलेटर का रोल हाईली सस्पेक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है। यह बात भी सही है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। कि 2002 में डॉक्टर एच.सी. वस कमेटी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए, वो नहीं हुई। खैर, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली में जो पावर का जो मुद्दा है, मैं बार बार कह रहा हूं, खाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही नहीं, जनरेटिंग कंपनीज, सेंट्रल रेगुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये पांचों लोगों का मिलकर के जो गठबंधन हुआ है, ये बहुत भयंकर है। इसको तोड़ना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज की तारीख में दिल्ली में 42 जगह से बिजली आती है। 42 पावर स्टेशन से बिजली आती है। 1 रुपए 16 पैसे से लेकर के दिल्ली 5 रुपए 90 पैसे तक पर यूनिट तक बिजली खरीदती है। 5 पावर स्टेशन ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो आपको 5 रुपए से 5 रुपए 90 पैसे तक बिजली सप्लाई करते हैं। दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव पावर हाउसेस। उनकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर फिलहाल कम से कम सर्दियों के दिनों में उन 5 पावर हाउस से अगर दिल्ली बिजली लेना बंद कर दे तो आपका 55 पैसे पर यूनिट बिजली में इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। 55 पैसे पर यूनिट मिलेगा। जो आपका बिल आ रहा है उसमें इमीडिएटली मैं ले रहा हूं यहां पर ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे। कोशिश कर रहा हूं मैं ताकि बांध के रखूं इस बहस को, और इसमें बार बार कह रहा हूं आम जनता के समझ में आए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि अभी तक विजय गोयल, तिवारी साहब, नरेंद्र तनेजा, वीके मित्तल, संजय निरुपम, सुरेश प्रभु, सबकी बात का अगर मैं निचोड़ निकालूं पहले हिस्से में तो 2 पॉइंट स्पष्ट है। एक, टैरिफ यानी कि दरें कैसे तय की जाती हैं, सही, और दूसरा कि जो रेगुलेटर है, जो इन कंपनियों को और सरकारों के बीच की कड़ी है, क्या
उसको ज्यादा रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ये दो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, इन्हीं दो मुद्दों पर हम बंधे रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।